नमस्कार, एटीएन न्यूज के खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं महाराजगंज के पूर्व विधायक डॉक्टर देवरंजन सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से जीत करके और वो विधायक बने थे महाराजगंज से। लेकिन आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, कहा जाता है कि राजनीति में समय बदलते रहता है और कुछ ऐसी ही परिस्थिति डॉक्टर देवरंजन सिंह के सामने भी है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आज हम जवाब लेंगे उनसे। और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं और अपनी बात को या सरकार की बात को बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद आपकी जो भाषा, आपकी जो शैली है वो थोड़ा सा डिफरेंस, कुछ अलग दिखा रही है। तो पहला सवाल हमारा ये होगा कि डॉक्टर साहब, आप कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी में हैं या पार्टी को बाय बाय कर चुके हैं? पहली बात तो यह मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपनी जगह पर हूँ। मेरी जगह कहाँ है? मेरी सबसे पहले जिम्मेवारी आम आदमी के प्रति है, जनता के प्रति है, समाज के प्रति है और समाज का काम करने के लिए ही मैं पार्टी में हूँ। देश का काम करने के लिए ही मैं पार्टी में हूँ। अब दूसरी बात कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और समाज का काम कर रहा हूँ। लेकिन जो जिस शैली में अभी आपने कहा कि मैं जनता के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, ये कौन बोल रहा है? डॉक्टर देवरंजन सिंह बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बोल रहा है? डॉक्टर देवरंजन सिंह बोल रहा है। डॉक्टर देवरंजन सिंह ही तो बोलेगा ना। डॉक्टर देवरंजन सिंह ही पार्टी का कार्यकर्ता है, डॉक्टर देवरंजन सिंह ही जनता का सेवक है और डॉक्टर देवरंजन सिंह बोल रहा है। लेकिन कई जगह पर पार्टी के विरोध भी आपके स्वर सुनने में आए हुए हैं और आने वाले कुछ दिनों माने ये 2020 में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो क्या ये माना जाए कि 2020 के प्रत्याशी आप होंगे? हाँ, चुनाव तो मुझे लड़ना है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा आजीवन करना चाहता हूं और मैं तो चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है उसके बावजूद? पार्टी मुझे टिकट देगी और नहीं देती है तब क्या करेंगे? नहीं देती है तो उस समय सोचेंगे, परंतु मेरा पूरा विश्वास है और पार्टी ने मुझे कहा है, पार्टी मुझे टिकट देगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही है भारतीय जनता पार्टी में, एक लंबा समय आपने बिताया है और जिस तरह से विगत कुछ महीनों में पार्टी की जो छवि सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कि 2019 का चुनाव प्रभावित कर सकता है जो परिस्थितियां अभी आ रही हैं? कह सकते हैं कि मैं जो भी बात बोलूँगा सत्य की कसौटी पर कसकर बोलूँगा। तो कह सकते हैं कि परिस्थिति कठिन थोड़ी जरूर मालूम होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जीवन में अनेक बार परिस्थिति कठिन भी आई है और अनेक बार परिस्थिति आसान भी आई है। हम सबको पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी इस कठिन दौर को भी पार कर जाएगी, अपना काम अच्छे से करेगी और जनता का पुनः विश्वास हासिल होगा। लेकिन जो चूंकि आप विधानसभा के प्रत्याशी हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में जो तालमेल हुआ है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? क्या वाकई जो पहला गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का, और इस गठबंधन में कितना अंतर पाते हैं? देखिए, यह गठबंधन तो एक असाधारण परिस्थिति में हुआ है।
पहले का गठबंधन और आज के गठबंधन में सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि पहले चुनाव के पूर्व का गठबंधन हुआ करता था। इस बार बीच में ही अचानक एक मोड़ आ गया और एक नया गठबंधन बन गया। तो पहले के जो शायद जनता ने जो मैंडेट दिया था उसके खिलाफ था। बिल्कुल, जनता का मैंडेट इस गठबंधन को नहीं मिला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि एक परिस्थिति ऐसी आ गई जिसके कारण यह गठबंधन बना। यह गठबंधन चुनाव पूर्व का गठबंधन नहीं है, यह गठबंधन जनता के द्वारा अनुमोदित गठबंधन नहीं है। तो इसको ये माना जाए कि नेताओं ने अपने हित के लिए ये गठबंधन किया, इससे बिहार की जनता के भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। नहीं, अपने हित के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के हित के लिए। हाँ, ऐसी एक परिस्थिति आई, राजनीति के हित के लिए ऐसी एक परिस्थिति आई जिस परिस्थिति की वजह से पुराना जो आरजेडी और जदयू का गठबंधन था वो टूट गया। अब उसको किसने तोड़ा, किसकी गलती थी, कौन सही था, मैं उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि न मैं तो राजद का हूँ न मैं जदयू का हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उस समय केवल दो ही विकल्प था, या तो जदयू के साथ समर्थन करके सरकार चलाना या मध्यावधि चुनाव। तो पार्टी ने बेहतर समझा कि मिलकर सरकार चलाया जाए। लेकिन जो कानून व्यवस्था या और भी बहुत चीज थी, जो विकास की गाड़ी जिस तेज रफ्तार से उस समय चल रही थी, आपको क्या लगता है कि वो गाड़ी रुकी हुई है, उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रही है? मैं दो बात कहना चाहूँगा। एक तो कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करने की ज़रूरत है, और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि विकास की गाड़ी में और रफ्तार चाहिए और जनहित के प्रति हमें और जागरूक रहकर काम करने की ज़रूरत है। आपकी भाषा में, मतलब इसको सरल भाषा में ये कहा जाए कि दोनों में अंतर है, पिछली सरकार में और इस दोनों में काफ़ी अंतर है, और कानून व्यवस्था काफ़ी बिगड़ी हुई है, जिसको आपने कहा कि उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, अंतर तो है पिछले की सरकारों के काम में और वर्तमान में काम में अंतर तो है। तो डॉक्टर साहब, इसका असर पड़ेगा क्या आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, क्योंकि पहले लोकसभा का चुनाव होगा, फिर उसके बाद विधानसभा की बारी आएगी। तो इस तरह से जो अभी सरकार जो है, बिहार में जो सरकार है, वो पटरी से उतरी हुई दिखाई दे रही है, या फिर यूँ कहे कि बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। जो जनता की अपेक्षा वो काफ़ी धीमी है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। झूठे शराब के केस में लोग, गरीब जो लोग हैं, वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, और जो स्मगलर हैं, जो शराब की कालाबाजारी, वो उनकी तो मैंने, और आपके अभी इस सरकार के ही एक एएसपी के यहाँ अभी जिनके यहाँ छापा पड़ा, आपने देखा होगा कि अभी शायद चल भी रहा है, 300-400 करोड़ का एक अधिकारी के यहाँ मिलना, ये तो कहीं दिखा रहा है कि पटरी, जो गाड़ी है, सरकार की गाड़ी है, वो पटरी से बेपटरी हो चुकी है। सरकार की गाड़ी पटरी से बेपटरी हो चुकी है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रफ्तार ज़रूर कम है, एक बात। दूसरी बात कि शराबबंदी कानून को वास्तव में लागू करना यह चुनौतीपूर्ण काम है किसी भी सरकार के लिए। दुनिया का इतिहास यह बताता है कि इस कानून को लागू करना चुनौतीपूर्ण होता है, और वास्तव में यह चिंताजनक स्थिति है कि शराबबंदी के कानून के चपेटे में लाखों लोग, जो खासकर मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग के लोग हैं, ऐसे लाखों लोग जेल में बंद हैं। यह दुखद स्थिति है। तो ये जो गरीब लोग जो आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, किसी के घर का बेटा है, किसी का पति है, तो ये लोग जब चुनाव की बारी आएगी, जब जनता के हाथ में सरकार की चाबी आएगी, तब तो ताला बंद करने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे जनता। मैं केवल इतना ही इस संबंध में कहना चाहूँगा कि एक तो कि शराबबंदी अच्छी बात है। जी बिल्कुल। शराबबंदी होने से खासकर गरीब तबके को ही फ़ायदा है। शॉर्ट टर्म फ़ायदा भी है और लॉन्ग टर्म फ़ायदा भी है।
लेकिन इसके साथ साथ कानून की मशीनरी जो है, कानून को लागू करने की जो मशीनरी है और कानून जो है उसे इस तरह बनाया जाए और इस तरह लागू किया जाए कि गरीब लोग बर्बाद न हो जाएं। ऐसा ना हो कि शराब के बंदी के कानून के दायरे में आकर उनका परिवार तहस नहस हो जाए, घर का कमाने वाला सदस्य बर्बाद हो जाए। सिर दर्द की दवा, सिर दर्द अगर है आपको तो सिर दर्द की दवा ऐसी ही दी जाए कि सिर दर्द आराम हो जाए, कोई दूसरा बड़ा रिएक्शन न हो जाए। मैं यही कहूँगा एक उदाहरण दे करके कि सिर दर्द किसी को है तो सिर दर्द की दवा इस तरह दी जाए कि सिर दर्द तो आराम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका कोई दूसरा रिएक्शन हो जाए और आदमी का स्वास्थ्य और खराब हो जाए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सरकार ने शराबबंदी को लागू किया था, एकाएक लागू किया था, आपको लगता है कि इस पर पहले कुछ तैयारियां करनी चाहिए थी, पहले एक माहौल बनाना चाहिए था लोगों के बीच कि नहीं, ये शराब बिल्कुल बुरी चीज़ है और आप इसका परहेज करें? तो बिना सब कुछ तैयारी के और जिस तरह से शराबबंदी लागू लाया गया है और आज गरीब लोग, जनता ये जेल के सलाखों के पीछे हैं और खुलेआम आप अखबारों में रोज हजारों पेटियां, कई गाड़ी शराब की पकड़ी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे पे तो पूरी तरह से फेल्योर दिखाई दे रही है। मैंने जैसा कि कहा कि शराबबंदी करना किसी भी सरकार के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत ही कठिन काम है। और अब मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि शराबबंदी के करने के पहले सरकार ने क्या क्या विचार किया था, क्या तैयारियां की थी। एक बात यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि शराबबंदी जिस समय लागू किया गया उस समय कौन सी सरकार थी, कौन दलों का मिलाकर सरकार था, तो वो भी अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते हैं। उस समय वो महागठबंधन की सरकार थी, राजद और जदयू की सरकार थी। जी बिल्कुल, अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि यह जो कानून, जिस कानून के तहत आज ये सारी कार्रवाई हो रही है, यह कानून उनके ही समय में बनाया गया था, यह निर्णय उनकी ही सरकार ने लिया था। डॉक्टर साहब, ये समझ में नहीं आ रहा है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि उस समय इन्हीं की सरकार थी, राजद और जदयू की सरकार थी, और आज जब अलग हुए तो आज राजद की तरफ से ये आता है कि हम जितने लोग शराबबंदी के केस में उनको वो पकड़े गए हैं, हम उन पर से वो केस हटा लेंगे। और उस गठबंधन के एक जो मांझी जी, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल शराबबंदी तो खत्म होगी। ये आखिर नेताओं के इस तरह का ये समझ में नहीं आता है, आम जनता कहीं ना कहीं भटक जाती है। नहीं, ये इसीलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया। और अब मैंने आपसे बातचीत के दौरान जो सबसे पहला वाक्य बोला था कि मेरी जिम्मेवारी जनता के प्रति सबसे पहले है, सत्य के प्रति सबसे पहले है, न्याय के प्रति सबसे पहले है। अब और लोग क्या अपनी जिम्मेवारी तय करते हैं मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन जो सही बात है, जो मुझे सच लगता है, जो जनहित में, न्यायहित में उचित लगता है, वह मैं बोल रहा हूं। एक सवाल और हमारा होगा डॉक्टर साहब की, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इधर लगातार राम मंदिर का मुद्दा जो अभी पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, महिलाओं का जो महिलाओं को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं, गैंग रेप की कई घटनाएं आ गई, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, 6 साल 8 साल, कहने में भी बड़ा संकोच होता है हमें। लेकिन और ये सब होने के बाद भी और इन छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार में लोग हिंदू और धर्म की बात, धर्म के ये खोजने लगते हैं कि इसमें बलात्कारी कौन है, हिंदू है, मुसलमान है। ये आखिर हमारा समाज जा कहाँ रहा है? वास्तव में यह जो मानसिकता है, यह बहुत ही चिंताजनक मानसिकता है। अपराध को और अपराधी को केवल उस अपराध और अपराधी के नज़र से देखना चाहिए। उसमें कोई किसी धर्म का है तो छूट न जाए और कोई किसी धर्म का है तो फंसा न दिया जाए। जिसने भी अपराध किया है, जो अपराधियों को संरक्षण देता है, वह चाहे किसी भी बिरादरी का हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग समाज को विभाजित करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो मतलब
बहुत ही नुकसान कर रहे हैं समाज का। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक आपने योगदान दिया है, अभी भी हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा राम मंदिर था, आज भी है। क्या 2019 के पहले राम मंदिर बनेगा या फिर ये एक सिर्फ चुनावी जुमला बन के रह जाए? मैं तो केवल यह आशा और उम्मीद कर सकता हूं कि 2019 के पहले राम मंदिर बन जाए। देखिए क्या होता है। अब ये समझ में नहीं आता है कि आपके जैसे लोग अगर ये कहें सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी है, सब कुछ प्रचंड बहुमत के साथ है, और तब ये बात आए तो जनता तो कह रही है सिर्फ चुनावी मुद्दा है ये। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं ये आशा करता हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि राम मंदिर बन जाए 19 के पहले, क्योंकि अब हमें दोनों जगह हमारी सरकार है, दोनों जगह हमारा बहुमत है। अब और नहीं बनता है तब क्या इसे चुनावी जुमला मान लिया जाए कि जब जब चुनाव आता है तब तब राम याद आते हैं? ये मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे यह उम्मीद है कि ऐसा होगा। नहीं होगा तो जनता तय करेगी। चलिए, अंतिम सवाल एक और स्पष्ट जवाब चाहेंगे। हालांकि जवाब आपने दिया, लेकिन एक बार और हम चाहते हैं कि क्या आने वाले 2020 के विधानसभा चुनाव डॉक्टर देवरंजन प्रसाद महाराजगंज से प्रत्याशी होंगे? हाँ, आने वाले चुनाव में मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता की सेवा आजीवन करूंगा। जब तक शरीर में प्राण है तब तक लोगों के, चाहे बीजेपी आपको टिकट ना दे उसके बावजूद मैं चुनाव लड़ूंगा हर हालत में। चलिए, आपने देखा कि बड़े अच्छी तरीका से, हालांकि डॉक्टर हैं इसमें कहीं दो राय नहीं है, और पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, राजनेता कम डॉक्टर ज़्यादा हैं, तो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं अपनी बात को बड़े सलीके के साथ रखते हैं, जबकि राजनेता जो हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। हालांकि देवरंजन जी ने एकदम स्पष्ट शब्दों में ये जरूर जता दिया कि अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तब भी वो जनता की सेवा के लिए जनता के सामने महाराजगंज में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में जरूर होंगे। और उसके साथ ही उन्होंने बताया, ये भी स्पष्ट किया कि जिस तरीके से सरकार बनी है बिहार में, ये जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। जनता ने जो मैंडेट दिया था वो राजद और जदयू के महागठबंधन को दिया था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और यहाँ पे सत्ता में आए। लेकिन जो सत्ता पिछले बार हुआ था, जिस समय जदयू और भाजपा ने मिलकर के बिहार में एक इतिहास रचा था, जिस जंगल राज की समाप्ति की उन्होंने एक लकीर खींच करके समाप्त किया था, वो धार, वो तपिश इस बार के गठबंधन में नहीं दिखाई दी है। डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि आने वाले समय में इसका भी असर, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जरूर पड़ेगा। हम इसी तरह आपको इस व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में और भी जो सिवान के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो राजनेता हैं, हम उनसे मिलवाते रहेंगे और आपके जितने सवाल हैं हम सीधा उनसे उसका जवाब मांगते रहेंगे।